अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग सब्जेक्ट और उसका टॉपिक जो चल रहा है रिटेन अर्निंग, सही। उसके भी हमने बेसिक की एक क्लास ली थी। आज हम बेसिक की सेकेंड क्लास है। इस टॉपिक के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या थी। बेसिक पॉइंट्स ये थे कि दो काम हमने सीखे। क्या ये दो काम कर रहे हैं इस सवाल, रिटेन अर्निंग में कुछ इन या रिटेन अर्निंग से कुछ आउट, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं ऐसे ही। अच्छा, तो इन करना तो हमने सीख लिया। वो इन में क्या था? पहला काम इस सवाल के अंदर क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। प्रॉफिट और लॉस किस नाम से था याद? इनकम समरी के नाम से, यानी इनकम समरी को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। अब इनकम समरी या तो प्रॉफिट में हो सकती है या लॉस में हो सकती है। या प्रॉफिट और लॉस कहाँ पड़ा होगा? अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट में होगा, लॉस है तो वो डेबिट में होगा। ट्रांसफर करने के लिए उसको रिवर्स करेंगे। कैसे वो करते हैं और फिर आगे एप्रोप्रिएट की इंक्रीज। ठीक, पहला काम फर्स्ट करो, मैं पहली चीज ले रहा हूं, इनकम ट्रांसफर, सही, टू अदर्स, सही। पहला काम क्या है? इनकम को ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां पर? रिटेन अर्निंग। क्लियर? तो अब खुद सोचो, इनकम है तो कहां पड़ी हुई होगी? क्रेडिट में। नाम क्या होगा? इनकम समरी। उठा के क्या करा दूं? डेबिट। तो पहली एंट्री क्या होगी? इनकम समरी डेबिट, और किसमें ट्रांसफर करा दिया? रिटेन अर्निंग। कितना खर्च कर लिया? ओके यार, डन। तो पहले हमने तो दो एंट्री सीखी थी ना वहां पर, है ना, इनकम की भी ट्रांसफर की। तो आज हम दोनों को सीख चुके हैं, उसमें से कोई एक ले रहा हूं मैं फर्स्ट कर क्या लेगा? इनकम ट्रांसफर कर लिया। क्लियर? उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? उसके बाद क्या होता है कि रिटेन अर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं? अब इसमें से कुछ चीजें एप्रोप्रिएट करते हैं। तो अब एक ही एंट्री में अगर मैं फारिग कर दूं, बहुत ही आसान करने के लिए चाहे तो हम इसको अलग 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 करके इतने सारी एंट्रीज बना सकते हैं, सही है। लेकिन हम एक अलग अलग करके वो सेम आसान बनाने के लिए एक एंट्री बना सकते हैं। अब है एप्रोप्रिएशन, डिक्लेयर्ड या एप्रोप्रिएशन। जैसे डिक्लेयर करने की मैं अलग कर रहा हूं, एप्रोप्रिएट करने की मैं अलग से। फर्स्ट करो डिक्लेरेशन के पास, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या डिक्लेयर कर रहा हूं? डिक्लेयर। अब डिक्लेयर क्या चीज की जा रही है? या तो कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, इसकी भी मैं अलग से डिटेल पूरी आपको बताऊंगा, ये कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड का पूरा पोस्टमार्टम करके कि इसके पीछे बैकग्राउंड है क्या, इसकी कहानी है क्या। तो स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड बहुत डिटेल के अंदर कराते हैं, ठीक है। तो अलग से पहले मैं एक सिंपल की काम करता हूं कि जब मैं अलग से ही कराऊंगा तो मैं इसकी अलग से एक एंट्री पास नहीं कर रहा, बल्कि एक चीज छोटे से लिख लेता हूं, एप्रोप्रिएशन, सही।
एप्रोप्रिएशन का मतलब एप्रोप्रिएट कर लेना, मख्तस कर लेना, मखसूस कर लेना, अलहदा कर लेना, किसी चीज के लिए रिजर्व कर लेना, एप्रोप्रिएट कर लेना। सही। अब बहुत सारी चीजों के लिए हम पैसा रिटेन अर्निंग में से निकालते हैं। अब रिटेन अर्निंग में से जब निकालते हैं तो क्या एंटी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, और जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो वो क्या कर देंगे हम उसको उठा करके डेबिट, क्योंकि अर्निंग है ना, आमदनी। आमदनी में जब देखो इनकम ट्रांसफर करी थी तो वो बढ़ रही थी, तो क्रेडिट। अब रिटेन अर्निंग में से कोई चीज निकालूंगा तो कम होगी, तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, डेबिट। अब रिटेन अर्निंग डेबिट। अब जिस मकसद के लिए तुमने पैसे निकाले वो मकसद क्रेडिट। सिंपल। तो वो किन किन चीजों के मकसद के लिए पैसे निकालते हैं? मिसाल के तौर पर अपने शेयर होल्डर में कैश बांटना है। सही। कैश के लिए पैसा निकाला तो उसको कहते हैं कैश डिविडेंड। सही। उसको क्या कहते हैं, कैश डिविडेंड। और या शेयर्स बांटने तो उसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। अब इसकी मैं बात नहीं, दोनों को पूरा मैंने बताया ना आपको, अलग से डिटेल बताऊंगा कि इसकी कहानी क्या होती है, इसका पूरा सही से नाम क्या है, कैश डिविडेंड बोलते हैं या पूरा नाम इसका कुछ और है, कैश डिविडेंड पेएबल, या इसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, या स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या स्टॉक डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है। ये पूरी कहानी क्यों, क्या, कैसे, इसकी ट्रीटमेंट, उसके अलग से सेपरेट सेपरेट एंट्रीज, उसमें जितने पॉइंट्स हैं, एहतियातें हैं, वो सारी अलग से डिटेल होगी। अभी मैं ओवरऑल इस बेसिक को कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले रिटेन अर्निंग को डेबिट कराया, और इसमें जब क्या क्या चीजें निकालते हैं तो मैंने क्या होता है, कैश डिविडेंड के लिए पैसा निकाला तो कैश डिविडेंड क्रेडिट, स्टॉक डिविडेंड के लिए पैसा निकाला तो स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट। अच्छा, और किन चीजों के लिए पैसे निकालते हैं, मैं दो चार पहले लिखता हूँ, फिर बारी बारी चीजों को भी समझाता हूं। जैसे आपने पैसे निकाले कॉन्टिजेंसीज के लिए, तो रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, रिजर्व फॉर sinking fund, reserve for plant extension या जनरल रिजर्व। ये दो चार मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे। फर्स्ट तो कैश डिविडेंड आपने निकाला है 5,000, 6,000, ये 7,000, ये 8,000, ये 9,000। कुल मिलाकर चेक करो कितना हो गया। इसमें से 18 और 8 26, 26 और 9 35 और 5 40, ऐसी है ना। मैंने चेक करो, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 7 5 12 40 हो गए। टोटल रिटेन अर्निंग कितनी आ गई, 40। सबको एक साथ सवाल ही खत्म होगा। नजर रखो, सवाल के अंदर ये हिंदी की दो बातें आएंगी बस। ठीक है। सवाल के अंदर हिंदी की ये दो चीजें। सही। अब इन दोनों चीजों के अंदर क्या क्या कहानी है बोलिए। पहला इस पूरे सवाल के अंदर कहानी क्या है,
सवाल के अंदर सिंपल क्या काम करना है, सवाल के अंदर प्रॉफिट या लॉस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना, वो ट्रांसफर करेंगे, फिर रिटेन अर्निंग से कुछ चीज़ें एप्रोप्रिएट करें निकालना, उस निकालने की ये खत्म। क्लियर? वैसे ये सवाल था, आप बारी बारी ये तो उसूली तौर पे आपका तो काम हो गया ना। अब जरा इनके बारे में जरा पता चले कि ये लफ्ज़ क्या क्या है। कैश डिविडेंड का मतलब क्या है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश में मुनाफा बांटने के लिए बात करती है कि हम आपको कैश में मुनाफा बांटेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? कैश डिविडेंड। अगर वो बोले कि हम आपको मजीद और शेयर्स दे देंगे, तो उसको कहते हैं शेयर्स डिविडेंड। अच्छा, अगर और क्या है? कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है नागानी आफात। नागानी आफात का मतलब कोई भी अचानक से कोई चीज़ हो जाए, ज़लज़ला आ गया, डिजास्टर कोई ऐसा चीज़ हो गई, तूफान आ गया, तो उसके लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ी, तो कहाँ जाएंगे? दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसीज। उसके बाद क्या है? सिंकिंग फंड। सिंक कहते हैं किसी बेजान चीज़ के डूबने को। वैसे तो ये वर्ब है सिंक, सैंग, संक, है ना, लेकिन अकाउंटिंग में कैसे यूज होता है? जैसे अकाउंटिंग में यूज होता है ये, फर्ज करें कि आपने कंप्यूटर लैब बनाई। क्या बनाई? कंप्यूटर लैब बनाई, सही है, और उसमें बहुत अच्छे सिस्टम वगैरह लगा है, पेंटियम वगैरह जो भी। उसके बाद कुछ अर्से के बाद क्या हुआ? कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई। टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो अब पेंटियम यूज ही नहीं हो रहे उसके ऊपर, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया उस पर यूज ही नहीं हो रहा, वो बहुत ज़रूरी है आइंदा उसी पे काम करना। अब फिर आपको नए सिस्टम डालने में, तो वो आपकी जो कॉस्ट लगी थी वो सब ऑब्सोलीट हो गई, ज़ाया हो गई ना। तो ये जो ज़ाया होने वाली कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। किसी बेजान चीज़ का डूबना, सही, उसके लिए वाला ऐसा रखा जा सकता है। इसी तरीके से क्या है? प्लांट एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, दोनों अल्फाज इस्तेमाल है। एक्सटेंट मतलब भी इजाफा होता है, एक्सपेंड मतलब भी इजाफा होता है, ठीक है, इजाफा बढ़ाने के लिए। अच्छा, और जनरल रिजर्व किसी भी आम चीज के लिए, सही, किसी भी आम चीज के लिए पैसा आप जब भी निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जनरल रिजर्व, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक? किसी भी मतलब छोटे मोटे कोई से भी काम के लिए हमें पैसा निकालना। ये नॉर्मली इंक्रीज, ये जितनी भी इंक्रीज है ये सब किसकी है? क्रिएशन, क्रिएट करना, रिजर्व को पैदा करना। क्रिएट होता है तो ये होता है। एक और चीज होती है जब ये पर्पस हो, अभी तो आपने किसी मकसद के लिए रखा ना, कॉन्टीजेंसीज के लिए या प्लांट बढ़ाने के लिए कोई चीज, है ना, वो प्लांट बढ़ जाएगा जब, यानी कि जिस मकसद के लिए भी क्रिएट किया है, तो ये इंक्रीज, जब ये मकसद ओवर हो जाएगा फिर क्या इनके पास तो उसकी एक अलग कहानी होती है। उसके लिए बाकायदा एक फंड की ट्रीटमेंट होती है कि फंड को कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी इंक्रीज कैसे ट्रीट करेंगे, वो अलग अलग करेंगे, वो अभी आपका टॉपिक नहीं है। उसकी बाकायदा अलग से इंक्रीज होती है, लेकिन फिर भी एक आम इस लेवल के ऊपर अगर अभी आपने सिर्फ ये समझना कि नहीं, अगर कभी आ जाए पर्पस ओवर तो क्या करें? तो सर्वोट से पर्पस क्रिएट करने के लिए क्या इनके पास होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट और ये रिजर्व क्रिएट, कोई सा भी रिजर्व और रिजर्व कॉन्टीजेंसी, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व कॉन्टीजेंसी क्रिएट, ये क्रिएशन। पर्पस ओवर हो जाए तो इसी नीति को रिवर्स कर दो, यानी कॉन्टीजेंसीज डेबिट और रिजर्व कॉन्टीजेंसीज डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रिएट, बस हमने यही करना। लेकिन बैक पे मैंने आपको जो बताया और एंट्रीज भी होती हैं इसकी, सही, लेकिन वो जब आप उस लेवल पे जाएं या वैसे हो तो फिर मैं अलग से उसको डिटेल में बताऊं, क्योंकि वो फंड भी तो काम गया कहीं तो लगा होगा, तो अलग से भी फिर एंट्रीज पास की जाती है। वो फंड की अकाउंटिंग बिल्कुल सेपरेट होती है, अलग। अच्छा, यहाँ तक तो ओके हो गया कि यार हमारे मकसद के तो दो काम हमें समझ आ गए, एक इनकम ट्रांसफर कर देंगे और दूसरा इसमें से एप्रोप्रिएट हो, यहाँ तक डन। अब आते हैं जरा इन दो कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड ये क्या होता है? ये आपने नॉर्मल 99% सवाल ही करना या 95% भी जरूर सवाल, ठीक है। अब जरा कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता कर लेते हैं कि ये इसके अंदर क्या कहानी है।
तो याद करो, याद रखो। अब डिविडेंड के बारे में जरा समझा रहा हूं। डिविडेंड, डिविडेंड को उर्दू में क्या कहते हैं? मुनक़स्मा मुनाफा। मुनक़स्मा का मतलब क्या होता है? और आसान कर दूं, काबिले तकसीम मुनाफा, बांटने वाला मुनाफा। यानी कहानी क्या होती है कि जब कंपनी अपने शेयर बांटती है तो पब्लिक में शेयर देती है, पब्लिक से पैसे ले लेती है। ऐसी पब्लिक से क्या ले लेती है? पैसे ले लेती है। उस पैसों से क्या करती है? सारा साल बिजनेस करती है। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है, फिर अपने तमाम खर्चे पूरे करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, ये जो बच जाते हैं उसको फिर अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। ये बंटने वाला मुनाफा क्या कहलाता है? डिविडेंड। क्लियर? तो मुनाफा जो बांटा जाता है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्लियर? डिविडेंड दो शक्लों में बांटा जाता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। या तो शेयर दे देते, ये लो मजीद हिस्सेदार बन जाओ हमारे, या ये लो कैश ले लो। दो सूरतों में अपने शेयर होल्डर को मुनाफा बांटते हैं। कैश में मुनाफा जो बांटते हैं, सही, उसको हम कहते हैं, कैश में जो बांटते हैं उसको कहते हैं कैश डिविडेंड, सही। और शेयर्स की सूरत में जो मुनाफा बांटते हैं उसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। सही। ये क्या कहलाता है? कैश डिविडेंड। और दूसरा क्या कहलाता है? स्टॉक डिविडेंड। क्लियर हो? अब मैं पहले एक के बारे में, अच्छा कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड दोनों। अब इसको बांटते हैं ना जब, उसके भी बांटने के भी दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप कहलाता है डिक्लेयर करना, ऐलान करना कि हम ऐलान करते हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट करते हैं कि हम आपको मुनाफा बांटेंगे। एक पहला स्टेप। और दूसरा दे देते हैं, जारी कर देते हैं, इश्यू कर देते हैं। क्लियर? ये दो स्टेप। पहले जिम्मेदारी क्रिएट करते हैं, दूसरे पे जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ये दो स्टेप। ठीक है? तो अभी मैं पहले कैश डिविडेंड के बारे में बता रहा हूं। ठीक है? इसके बारे में कैश डिविडेंड के बारे में, कैश डिविडेंड के बारे में। अब कैश डिविडेंड सबसे पहले क्या करा? डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? मैंने ऐलान किया, है ना। डिक्लेयर का मतलब क्या है? ऐलान किया। और ये मुनाफा कहां से निकालेंगे? ये तो अभी हमने पढ़ा। ठीक, क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग, डेबिट और कैश डिविडेंड क्रेडिट। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का ऑर्डर किया तो 1 लाख से ये पास होगी। रिटेन अर्निंग, डेबिट और कैश डिविडेंड क्रेडिट कितने से? 1 लाख। और दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया? ऐलान करने के बाद इशू कर दो। इशू, इशू का मतलब जारी कर दिया। जारी, क्या जारी किया? अब ये जिम्मेदारी खत्म, कैश डिविडेंड उठा के डेबिट कर देंगे और पैसे दे देंगे। कैश या बैंक ट्रेड हो गया, ये दो
कैश डिविडेंड क्रेडिट, ये जिम्मेदारी करंट लायबिलिटी हर साल लाजमी 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 पे करनी है, लाजमी पे करनी है, ठीक है। तो कैश डिविडेंड क्रेडिट, और फिर जब पे कर देंगे तो कैश डिविडेंड उठा के डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। पूरा नाम होता है कैश डिविडेंड पेबल, कैश डिविडेंड पेबल, क्लियर। और ये करंट लायबिलिटी है, हर हाल में लेनी है, वरना ऑडिटर आपको पकड़ेगा जब चेकिंग करने के लिए आएगा आपकी कंपनी के सारे मामला सही हैं, तो अगर ये पेमेंट नहीं हुई तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये पहला काम इसके अंदर। इसी के अंदर एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे, तो ये तो एक सिंपल मैंने क्या बताया आपको कि 1 लाख की जिम्मेदारी थी, 1 लाख की जिम्मेदारी पूरी कर दी, ये 1 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर 1 लाख की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब दूसरा पार्ट कि बैंक से पेमेंट 1 लाख की नहीं होगी बल्कि कम की होगी, 80,000, तो अब क्या होगा इनके पास होगी। तो देखो कैश डिविडेंड जिम्मेदारी तो 1 लाख की थी ना, ये पूरी आपने कैश डिविडेंड पेमेंट पूरा 1 लाख से डेबिट करना पड़ेगा, और बाकी 80,000 से बैंक से पेमेंट हुई तो बैंक रेट, तो बाकी अब 20,000 रुपये बचा, ये 20,000 क्या कहलाएगा, अनक्लेम्ड पेबल, क्या कहलाएगा, अनक्लेम्ड पेबल। ये भी लायबिलिटी है लेकिन ये बन जाएगी लॉन्ग टर्म, यानी आपने लायबिलिटी पे करी थी, अपने होल्डर को बोला था कि कितने 1 लाख हम डिविडेंड बांट रहे, जिसने लेना है वो ले ले। अब 80,000 की तो पेमेंट हो गई, यानी इतने लोग आए, इतने को पेमेंट हो गई, बाकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई, लेकिन हमें तो खत्म कर दी है, तो लिहाजा हम उसको पूरा 100% जीरो कर देंगे, बाकी जो डिफरेंस आएगा उसको क्या नाम दे देंगे, अनक्लेम। इस पर अभी तक किसी ने क्लेम किया ही नहीं, तो हमने अभी ऊपर पेमेंट भी नहीं की, जब आएंगे तो कर देंगे, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगा, क्लियर है। आज होप के यार डन हो गया हो ऐसे ही है। फिर मजीद इसी तरीके से सेम एज स्टॉक डिविडेंड की कहानी होगी, वरना मैं इसको फिर मजीद और डिटेल के अंदर भी बताऊंगा कि स्टॉक डिविडेंड के अंदर भी क्या कहानी होगी, यानी मैंने कैश डिविडेंड के बारे में बताया, सेम एज स्टॉक डिविडेंड के बारे में भी कर लो। वो भी डिक्लेयर होता है और वो भी इशू होता है। जब डिक्लेयर होगा तो क्या के पास होगी, सेम रिटेन अर्निंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रेडिट, वो भी फर्स्ट करो, सेम कार्य 1 लाख से आपने ऐलान किया था डिक्लेयर, और जब इशू कर दोगे तो स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट, और इनको शेयर जारी करा है तो लिहाजा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। ये जब आप इशुएंट शेयर का जब सवाल करेंगे तो उसमें और डिटेल के अंदर शेयर्स का मसला होता है। जब भी शेयर जारी करते हैं तो क्या क्रिएट कराते हैं, शेयर्स कैपिटल। इसमें भी सेम कोई दो कहानी, ये पूरी पेमेंट कर दी तो ये आधी अगर पेमेंट की है बाकी पेमेंट नहीं की तो वही कहानी, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल तो पूरा 1 लाख से डेबिट हो जाएगा, सही। बाकी हमने शेयर दे दिए तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, और बाकी जो नहीं है, और फर्स्ट और कितने के दिए 80 के, बाकी अभी भी 20,000 के पड़े तो वो भी क्या कहलाएगा, अनक्लेम्ड पे, वो भी सेम कोई सेम सही। इसकी तो इतनी कहानी आती है कि मैंने मैक्सिमम डिटेल वाइज इसके अंदर बताया। तो देखो ये बेसिक छोटी छोटी बातें मैंने डिस्कस की है, फिर बात मैंने इसका एक जितनी बातें बताई हैं अब इनका एक सवाल बना के फिर उसको मैं सारा सीक्वेंस वाइज सॉल्व करूँगा ताकि एक एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए, फिर अगर पास पेपर से सवाल आते हैं तो ऐसे सॉल्व